कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। आज हम आपको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत बता रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या है, इसका राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्य का एक राज्याध्यक्ष होता है या राष्ट्र का एक राष्ट्राध्यक्ष होता है, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति कहलाता है। जैसे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। लेकिन भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसके तहत अगर देखा जाए तो संवैधानिक जो शासन व्यवस्था है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। लेकिन अगर संवैधानिक और वैधानिक, संवैधानिक का मतलब जो कानून द्वारा निर्धारित किया गया हो, यानी जो राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष है। लेकिन वैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका के जितने भी कार्य होते हैं वह कौन करवाता है उसको? प्रधानमंत्री। यानी वह सिर्फ नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में यही बात है। देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन सारे कार्य प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। राष्ट्रपति जैसे कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे देश में कहीं कोई बाह्य आक्रमण हो रहा हो, हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे देश पर आक्रमण करना चाहता हो, जब राष्ट्रपति को ये चीज़ आभास हो जाए किसी विश्वसनीय सूत्र के माध्यम से कि हमारा पड़ोसी देश हमारे देश पर आक्रमण करने वाला है, ऐसी परिस्थिति में मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति 352 घोषित कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जो राष्ट्रपति के नाम से होगी। अदरवाइज बाकी और भी जितने कार्य हैं वह संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आगे बढ़ता हुआ राष्ट्रपति के पास सिर्फ सिग्नेचर के लिए जाता है। जैसे अगर वास्तविक शक्ति देखी जाए तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित होती है। जो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कैबिनेट होता है वह सबसे शक्तिशाली होता है, और जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं वह विभागाध्यक्ष होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये होते हैं। जैसे अगर कोई वित्त मंत्री है तो वह उसका हेड होता है। कुछ ऐसे पद होते हैं जैसे वित्त मंत्री, गृह मंत्री, सुरक्षा मंत्री, इस तरह से डिफेंस मिनिस्टर, और भी जितने विभाग अध्यक्ष हैं, रेल विभाग, तो ये सब कैबिनेट के अंतर्गत आते हैं। इनके सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद बनाई जाती है, जिसमें राज्य मंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले भी मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ये सब हेल्प करते हैं जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं।
तो कैबिनेट का वास्तव में क्या उत्तरदायित्व है, संसद का क्या कार्य है, थोड़ा उसको समझ लीजिए। भारत में संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत संसद सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि देखा जाए तो किसी भी कोने में, भारत के किसी भी राज्य में अगर किसी भी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन करना है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना है या राजधानी का नाम चेंज करना है, यानी कोई भी प्रदेश से संबंधित नया परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, राजधानी में परिवर्तन, हाँ, आदि सब चीज़ें यह किसके ऊपर डिपेंड करता है, संसद के ऊपर। ये संसद नामों में परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य में 2 भाग होने हैं, इसका निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगी। भारत में संसद सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में देखा जाए भारत में सांसदों की संख्या, एक चीज़ और आपको बता दें, सांसद और संसद में अंतर क्या है। सांसद और संसद दोनों में अंतर है। सांसद एक वचन के अंतर्गत आता है, जैसे सांसद उसे कहते हैं जो किसी एक क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसे सांसद कहते हैं। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये सांसद कहलाते हैं। एज ए फुल, यानी भारत में देखा जाए तो सदस्यों की संख्या 545 है। भारत में सांसदों की संख्या 545 है, बता रहे हैं और इसके बारे में। लेकिन सांसद और संसद में अंतर क्या है, तो सांसद वह है जो किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। संसद वह है जो पूरे देश का एक तरह से संचालन करती है। संसद यानी सांसदों को मिला करके जो समूह बनाया जाता है, जो ग्रुप बनता है, उसे संसद कहते हैं। संसद के 2 अंग हैं, संसद के 2 अंग हैं। एक कौन है, लोकसभा, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लेकिन संसद बनती किन से है, इसमें संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला करके बनाई जाती है। ये जो हमारी संसद है, इसमें कौन कौन लोग रहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये हमारे संसद का प्रारूप है, स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। एक चीज और समझ लीजिए, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 545। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 250। 250। यहाँ
545 सदस्यों में से 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 2 सीटें जो है वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती है। 2 सीटें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 552 से अधिक नहीं हो सकती है। अगर 552 से और ज़्यादा होनी है तब संविधान में संशोधन करना होगा। तो इस तरह से वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545, जिसमें से 543 का निर्वाचन होता है और 2 सीटों पर राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसी तरह राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। 250 में 238 का निर्वाचन होता है। 238 का निर्वाचन होता है प्लस 12 सीटें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है। तो लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब इसमें से 543 और 238, इनमें जो सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति, इनके तहत ये लोग एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसमें भारत के संविधान में कहीं भी, चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, उसको एजुकेशन के बारे में बाउंड नहीं किया गया है। वह चाहे अंगूठा छाप हो, चाहे MBA किया हो, चाहे BA किया हो, चाहे LLB किया हो, यानी कोई भी डिग्री हो, इसके लिए कोई बाउंड नहीं है। अंगूठा छाप है तब भी चलेगा, नहीं पढ़ा लिखा है तब भी चलेगा, बहुत पढ़ा लिखा है तब भी चलेगा। ये हमारे संविधान में सिस्टम है। संविधान इसके तहत कुछ कहने को तैयार नहीं है कि इसके लिए कुछ डिग्री होनी चाहिए। इसीलिए देखिए, भारत में कई उदाहरण मिले हैं जिसमें एक समय वो भी था जब मिर्ज़ापुर संसदीय क्षेत्र से फूलन देवी वहाँ की संसदीय सदस्य थी, जो कि निरक्षर थी, पढ़ी लिखी एक क्लास भी नहीं थी, लेकिन हाँ वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई थी। तो इसमें एजुकेशन का होना कोई ज़रूरी नहीं, ना ये बात लोकसभा में लागू होती है ना राज्यसभा में। हाँ, एक चीज़ है, लोकसभा के सदस्यों की जो उम्र होती है उसके लिए बाउंड है, यानी इसके लिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में अगर देखा जाए तो सबसे उच्च सदन किसे कहते हैं? इसमें उच्च सदन और निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो देखिए, ये जो लोकसभा है यह निम्न सदन कहलाता है और जो राज्यसभा है यह उच्च सदन कहलाता है। क्यों? एक प्रश्न बनता है, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है? तो देखिए, लोकसभा को
निम्न सदन इसलिए कहा जाता है कि इसका कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का विघटन ही नहीं होता। इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष निर्वाचित किए जाते रहते हैं। तो इस हिसाब से राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, इसीलिए इसे उच्च सदन, और लोकसभा प्रत्येक 5वें वर्ष विघटित हो जाती है, इसीलिए इसे निम्न सदन कहा जाता है। आज सिर्फ इतना ही, अगले टर्न पर मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। धन्यवाद। आप देखते रहें, जहाँ कहीं दिक्कत हो आकर के विद्यालय से संपर्क करके समझ लें।